नमस्कार, पोल पंच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कुशियारी। यूपी की 3 सीटें बेहद सुर्खियों में है इस वक्त। पहली है कन्नौज की, दूसरी है अमेठी और तीसरी है रायबरेली। ये जो 3 सीटें हैं, एक अखिलेश यादव एक सीट से हाईलाइट हुए हैं, दूसरी से राहुल गांधी और तीसरे से प्रियंका गांधी। और इन तीनों सीटों पर कौन इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और इन सीटों पर क्या समीकरण बन सकता है और क्या अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ रोजाना की तरह अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, आज जो हम जिस चीज की बात करने वाले हैं, यूपी की 3 सीटें, खास तौर पर कन्नौज की जो सीट है वो आज दिन भर सुर्खियों में रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव दोनों ने नामांकन यहां से भर दिया है। तो क्या रहेगा सर इस सीट से? देखा जाए तो नरेश, ये सीट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये लगातार जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है जी। और आपको अगर थोड़ा सा पिछले उसमें जाके बताएं कि यहाँ पर 67 में जो है, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो लोहिया साहब थे जी, जो वो भी 67 में यहाँ से जीते थे, राम मनोहर लोहिया जी, जिनके जो है मुलायम सिंह जिनके फॉलोवर थे उस समय में काडर हुआ करते थे, और उनको समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा मास्कट मानती है उनको। तो 67 में वो जीते थे। इस तरह से देखा जाए कि समाजवादियों के पास उसके बाद नॉन कांग्रेस पार्टी जो जनता दल, वहाँ से 2 बार जीती है। 2019 में आप कहें 2014 में इनकी पत्नी, अखिलेश जी की पत्नी जीती थी, और उसके पहले भी वो 3 बार वहाँ से एमपी रह चुके थे। एक बार मुलायम सिंह भी जीते हैं वहाँ से, कन्नौज से। तो देखा जाए तो वो सीट जो है इनके समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। और दूसरा, अखिलेश के लड़ने के 2 मतलब है। एक तो ये कि जो एक मैसेज जाना चाहिए काडर में जी, कि समाजवादी पार्टी का सबसे शीर्ष नेतृत्व जो है आगे से जो है लीड कर रहा है उस पार्टी को। इसलिए भी जरूरी था अपने पार्टी के काडर्स को एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव है अपने यूपी में विक्ट्री को लेकर, उसको उस विक्ट्री को जो है एक बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए एक बड़े नेता का, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोई और पार्टी में, कांग्रेस में अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा, या अब हो रहा है कि वो वहाँ से शायद लड़ लें। सर, कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी वायनाड का, क्योंकि वायनाड में कल चुनाव होना है केरल की 20 के 20 सीटों पर, वायनाड का चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी अमेठी आएंगे, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। हाँ, खबरें आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब तक अगर उन्हें लड़ना था तो अगर वो पहले से लड़ जाते तो इंडिया ब्लॉक जो समग्र तरीके से देखा जाए तो उसमें शक्ति का दूसरे ढंग से संचार होता। देखा जाए तो यूपी का जो फाइफडम है, यूपी की जो लड़ाई, अखिलेश अभी अपने दम पे लड़ रहे हैं, और उन्हीं के इंडिया ब्लॉक में जो है पूरी की पूरी जिम्मेवारी उनके सिर पे है, उनके कंधों पर है। तो ऐसी स्थिति में उनका फोर फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ना, कन्नौज अपनी जो परंपरागत सीट है उसमें नॉमिनेशन फाइल करना बड़ा मैसेज जाता है। और देखा जाए तो एक परंपरागत सीट भी उनकी है, जिसको उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से ज़्यादातर जो है हो सकता है कि वही जीते, ऐसा मतलब मानना है लोगों का, अनुमान लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उस तरह की। अगर वो जीतते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा वो सीट निकाल पाना। बिल्कुल सर, एक बात बहुत लगातार जनता सवाल करती है कि रायबरेली और जो अमेठी सीट है, अगर यहाँ से गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है तो कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें, इन रायबरेली ही एक ऐसी सीट बची हुई है जो कांग्रेस के पास फिलहाल बची हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अमेठी तो पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, इस बार शायद हो सकता है दोबारा आए। अगर ना आए तो फिर कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए, रायबरेली सीट, जैसे मैंने अभी कन्नौज की सीट के बारे में बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का एक जबरदस्त गढ़ है और वहाँ पर, लेकिन पिछले चुनाव में मैं कह दूं कि जो 2022 का चुनाव हुआ था, मैं रायबरेली आने से पहले एक बात बता दूं आपको कि वहाँ 5 असेंबली सीट हैं, 4 में बीजेपी का कब्जा है, 1 समाजवादी पार्टी है, जिसकी वजह से पाठक साहब जिन्होंने सीट जीती है वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यहाँ की जो यहाँ का जो परंपरागत वोट बैंक है उसके इतर हट के बीजेपी ने काम किया है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी विक्ट्री में रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा हम लोग अगर रायबरेली की बात करते हैं तो उसी तरीके से कन्नौज जैसे समाजवादी का गढ़ है, कांग्रेस पार्टी के जो है एक तरह से शुरू से आप यूं कहें कि मैं तो कहूँगा कि इसको 1952 ऑनवर्ड्स कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। वहाँ से सोनिया गांधी 4 बार जीती हैं, इंदिरा गांधी 3 बार जीती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो वहाँ के जनमानस में कांग्रेस पार्टी रची बसी हुई है। वहाँ भी 5 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है
समाजवादी पार्टी के कब्जे में है वो सीट। वो रायबरेली में जो है असेंबली जो जितनी है उसमें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। उसमें से एक नेता वहाँ के बड़े जो लगातार 3 बार से जीत रहे थे असेंबली सीट, ऊंचाहार एक कंस्टिट्यूंसी है, वो मनोज पांडे पिछले अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले आपने देखा था जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें वो बीजेपी की तरफ खिसक गए। अदरवाइज जो है वो सीट पे वहां पर लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है कांग्रेस को फेवर करेगा, कांग्रेस की तरफ से कोई भी खड़ा हो जाएगा तो उसके विनिंग मार्जिन को बढ़ाएगा, ऐसा माना जा रहा था। बिल्कुल सर। लेकिन जब इस तरह से बीजेपी के तरफ टिल्ट होने से एक समीकरण बदल गया, जिसकी वजह से भी लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि राज्यसभा से राजस्थान चले जाएं और वो रायबरेली की डायरेक्ट जो है लड़ाई है उससे थोड़ा सा अपने को अलग रखें। अब लोग वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई परिवार से नहीं लड़ता है तो वहाँ की जो परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो कैडर होगा डिमोरलाइज्ड होगा। इसलिए फिर से बात चल रही है कि प्रियंका गांधी जो है वहां से लड़ाई लड़ेंगी फिर से। और सर एक बड़ा सवाल इस बीच ये था कि हमने देखा कि स्मृति ईरानी जो थी वो राहुल गांधी को हराने के लिए वायनाड पहुंच गई प्रचार करने, और उन्होंने लगातार वायनाड में प्रचार किया राहुल गांधी के खिलाफ। अगर राहुल गांधी इस बार वापस आते हैं अमेठी चुनाव लड़ने के लिए वायनाड के चुनाव के बाद, तो क्या स्मृति ईरानी जो पहले से तैयार बैठी है कितनी टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, मैं रायबरेली सीट पे अभी बात कर रहा था तो मैंने एक आंकड़ा जो है उल्टा बता दिया था। 5 सीट में से 4 जो है बीजेपी के पास में, समाजवादी पार्टी के पास में है, और 1 जो है बीजेपी के पास में, अदिति सिंह जो कि वहाँ के कांग्रेस के एक बड़े नेता अखिलेश सिंह हुआ करते थे, उनकी लड़की हैं। पिछले समय में वो 2022 के पहले के असेंबली चुनाव में वो कांग्रेस से ही जीती थी, लेकिन इस बार जो है 2022 के असेंबली सीट में जो है असेंबली इलेक्शन में वो कांग्रेस से डिफेक्ट होकर जो है उससे हट के बीजेपी के टिकट पे जीती हैं। तो इसलिए ये वोट बैंक था। ये भी कहते हैं कि वोट बैंक खिसक गया बीजेपी की तरफ चला गया, तो इस वजह से भी कांग्रेस के लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई थी। जी सर, अब राहुल गांधी की सीट पर वापस आते हैं तो कितना असर पड़ेगा सर राहुल गांधी अगर अब आते हैं अमेठी में, क्योंकि स्मृति ईरानी पूरी तरह तैयार बैठी है, पिछली बार चुनाव जीती है तो वहां पर उन्होंने अपना दबदबा बना ही लिया है। ऐसे में कितना मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए दोबारा से अपनी सीट पर चुनाव लड़ना अगर आते हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो है उत्तर प्रदेश से लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ते हैं तो जिस तरह से उन्होंने, आप देखेंगे कि न्याय यात्रा के दौरान वो जो है अपनी अमेठी सीट से भी होके गुजरे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अच्छा खासा समय दिया, और उत्तर भारत की राजनीति में अगर उन्हें, जैसा कि कांग्रेस ने टारगेट किया था कि 100 के करीब सीट पे वो ठीक से लड़ेंगे, अगर ऐसे में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़ देते हैं तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक ने वॉकओवर दे दिया अपने जो अपोजिशन को। तो इस स्थिति में साइकोलॉजिकल लड़ाई भी बहुत जरूरी होती है। जिस तरह से वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं, और सबसे मुखर वक्ता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफत में सबसे प्रखर वक्ता जो है इस समय राहुल गांधी हैं। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया में उनकी पॉपुलैरिटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर कहते हैं कि अगर दोनों बीच में तो कंपेयर किया जा रहा था राहुल गांधी और पीएम मोदी की जो लोकप्रियता को लेकर, लेकिन सर फिर भी वो सोशल मीडिया की लोकप्रियता थी, जो जनमानस में, जो कि देखिए विनिंग मार्जिन और जो इलेक्टोरल फाइट है वो बिल्कुल अलग है सोशल मीडिया की लड़ाई से। तो सोशल मीडिया की लड़ाई से अलग हटते हुए हम इस बात पे आते हैं कि वहाँ का जो वहाँ की जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक में आप देखेंगे कि वहाँ की जो 5 असेंबली सीट है उसमें से 3 बीजेपी के पास में है, 2 समाजवादी पार्टी के पास में है। उस समाजवादी पार्टी की 2 सीट में से 1 सीट की जो महिला एमएलए हैं, जो अमेठी असेंबली सीट कही भी जाती है, वहाँ की जो महिला असेंबली जो महिला नेता थी समाजवादी पार्टी की, वो भी तटस्थ हो गई थी। उन्होंने न समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था, न बीजेपी के कैंडिडेट। तो तटस्थ होना भी एक मैसेज है। वो उनको या तो अपनी पार्टी के साथ वोट देती राज्यसभा इलेक्शन में, तो उसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि वहाँ का जो नेतृत्व है उस लोकल लेवल पे, हो सकता है कि
वो जो है पूरी तरह से जो है इंडिया ब्लॉक के साथ में नहीं है। ऐसा एक सिंबॉलिक दिखता है, सिंबॉलिक आप कहें कि रिप्रेजेंटेशन दिखता है। तो जो 3 सीट अगर बीजेपी जीत चुकी है तो उसका जनमानस में भी जो है एक तरह से देखा जाए कि मेजॉरिटी आउट ऑफ 5-3 अगर उनके पास में है तो वोट बैंक का वो प्रतिशत भी बीजेपी की तरफ टिल्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आ जाएंगे जबकि लेट हो चुका है। अगर वो शुरू से पहले फेज के पहले ही शुरुआत में ही अगर उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया होता तो इस समय की हवा दूसरी होती। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के आने से जो है अमेठी में एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का काडर जो है निश्चित रूप से आंदोलित होगा और वो पूरी तरह से कोशिश करे, मजबूती बनेगी। वो भले जीते या हारे उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें। लेकिन अगर समीकरण ठीक इसके विपरीत रहा, अगर दोनों चुनाव में नहीं आए, ना सोनिया गांधी ना प्रियंका गांधी आई ना राहुल गांधी, अगर दोनों का चुनाव नहीं लड़ते हैं अमेठी और रायबरेली से, तो क्या ये कहा जा सकता है कि यूपी का जो मैदान है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को दे दिया है कांग्रेस ने? देखिए, जब इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना हुई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा कंटेंशन ये था कि पक्ष रखा जा रहा था कि जो रीजनल फोर्सेज हैं, इंडिया ब्लॉक कोशिश करे कि जो रीजनल फोर्सेज हैं, जिसकी बात ममता बनर्जी भी कहती हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनको मजबूत किया जाए और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आगे होके जहां पर उनकी जहां पर वो मजबूत हैं वहां पर अपने को मजबूत बनाएं और बाकी जो है रीजनल छत्रप से उनके साथ अलायंस करके बी टीम के रूप में काम करके कांग्रेस जो है सबको अपने साथ में लेके आगे बढ़े। ये आइडिया थी। लेकिन उसको उसमें भी कंट्राडिक्शन है। आप देखेंगे कि केरला में क्या हो रहा है। केरला में इंडिया ब्लॉक का ही पार्ट कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टीज के खिलाफ जो है कांग्रेस ने एक भी थोड़ा सा भी नरमी नहीं दिखाई है। वायनाड में देखिए कितने बड़े नेता और डी राजा हैं, सीपीआई के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी राहुल गांधी के ही खिलाफ लड़ रही हैं। तो आप इसको क्या कहें। और आप देखेंगे 2 दिनों से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में घमासान केरला में चल रहा है। पर्सनल कमेंट्स हो रहे हैं राहुल गांधी के को लेकर। सीपीआई के एक नेता ने बयान दिया, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने उस नेता के खिलाफ पर्सनल रिमार्क दिया। तो ये इस तरह की बेलो द बेल्ट हिट करने की जो है राजनीति वहां पर चल रही है। तो इस स्थिति में कहें कि इंडिया ब्लॉक में एका बना हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये एकता जो है उसी समय टूट गई थी जिस समय नीतीश कुमार जो है इंडिया ब्लॉक जिसके शीर्ष के नेता हुआ करते थे, छोड़ के फिर से जो है एनडीए में चले आए थे। बिल्कुल सर। इसके अलावा हम अगर कांग्रेस का वोट शेयर की बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर कांग्रेस इस बार अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, प्रियंका नहीं आती, तो इसका इम्पैक्ट वोट शेयर में भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं राहुल गांधी के पहले रायबरेली की ही सीट की बात कर दूं। 2000 आप देखेंगे कि जो 14 का चुनाव था उसमें जो वोटिंग मार्जिन, जो विनिंग मार्जिन था, वोट प्रतिशत था, उसमें कितना हुआ करता था, तकरीबन 70%, 63 से 64% के करीब जो है सोनिया गांधी के पास वोट प्रतिशत हुआ करता था वहाँ का। 2019 में कम होके वो जो है 55-56% आ गया। तो बीजेपी का जो 2014 में तकरीबन 21-22% वोट बैंक था, वो बढ़ के जो है तकरीबन हो गया था 39% के आसपास। तो देखेंगे कि 17% का जो है बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ था। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह से बीजेपी ने अपने वोट बैंक को इंक्रीज किया और कांग्रेस का वोट बैंक घटा। जबकि वहां पर उस सीट में जो है ब्राह्मण और जो फॉरवर्ड कास्ट वोट बैंक है वो जबरदस्त है, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट बैंक के अलावा। तो इन सब सीट पे जो है जो फॉरवर्ड कास्ट का जो टिल्ट होना बीजेपी की तरफ, साथ में जो कांग्रेस का शेड्यूल कास्ट वोट और जो माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ जो उनका सामंजस्य बना हुआ था, उसको इन लोगों ने जो एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बीजेपी ने अपने जो वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, उसने बहुत बड़ा डेंट किया है। और लगातार कांग्रेस का सत्ता में न होना वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका काडर जो है पार्टी के साथ लॉयल्टी खोता गया, वो लोग दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते गए। ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर मान लिया जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश की जंग है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस एनडीए के बीच में होनी है। जी हाँ, आप ये पूरी तरह से कह सकती हैं, क्योंकि आपने इसके पहले 2022 वाला असेंबली इलेक्शन देखा तो जितने घटक दल आए थे समाजवादी पार्टी के साथ में आए थे, तभी समाजवादी पार्टी जो है मुखर तरीके से लड़ पाई थी। उसमें बसपा भी उस तरह से मुखर होकर नहीं लड़ पाई, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि जो उनका एमवाई जो फैक्टर काम करता है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, वो कंसोलिडेटेड होकर उनके साथ हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि उनके साथ जो, जैसा कि इस बार पीडीएम पिछड़ा दलित और मुस्लिम पीडीए
सॉरी पीडीए, पिछड़ा दलित तो अल्पसंख्यक को कभी कभी वो अगड़े भी कह देते थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे किसी भी जाति को नाराज न किया जाए। तो इस जातिवादी समीकरण में अखिलेश जो है कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में जो और घटक दल मिल गए हैं, जयंत चौधरी को उन्होंने ले लिया जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस का साथ जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूत है नहीं, तो ले दे के समाजवादी पार्टी जो है अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। सर ओवैसी के आने से कितना नुकसान होगा? ओवैसी के आने से मैं कहूँगा कि ओवैसी के आने से जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम सीट्स, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट हैं, उसमें जो है अगर ओवैसी के कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उसकी वजह से नुकसान होगा। साथ ही में जो है अपना दल कमेरावादी की जो है उसकी जो नेता हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ करती थी, वो अब पीडीएम बना लिया, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, उन्होंने क्लियर करके एक पीडीएम बनाया जो ओवैसी की पार्टी के साथ उन्होंने अपना वो कर दिया है। तो ओवैसी की पार्टी अगर जैसे आप सोचिए उन्होंने आजमगढ़ में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और आजमगढ़ में कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसमें कि बीजेपी इस बार जो है निरहुआ के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, तो उस सीट पे अगर मुस्लिम वोट कटता है तो वो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। इस तरह की बहुत सारी सीट्स हैं, ईस्टर्न यूपी में भी आप देखेंगे और इधर वेस्टर्न यूपी की भी, इन सीटों पे अगर वो खड़ा करते हैं, बिहार में तो उन्होंने कई जगहों पे खड़ा कर दिया है जिससे जो है इंडिया ब्लॉक को नुकसान हो रहा है। किशनगंज का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसी तरह से यहाँ पर आजमगढ़ का मैंने लिया जो कि समाजवादी पार्टी वहाँ से कई बार जीत चुकी है, पिछली बार हार गई थी, और इस बार जो है देखिए उसके साथ में ये जो आपने देखा होगा इसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ साधे रखने के लिए अखिलेश यादव जो है, आपको याद होगा वहाँ पर गए थे जब जो बाहुबली नेता हैं मुख्तार अंसारी के जो जनाजे में जो है उसके बाद उनके घर पे उन्हें मजबूरी थी उनकी वहाँ पे विजिट करना, क्योंकि यही अखिलेश यादव थे जो 2012 में जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने क्या किया था, डीपी यादव जो वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े बाहुबली नेता थे उनको अलग कर दिया था, अंसारी ब्रदर्स को भी एक तरह से अपनी पार्टी से किनारे कर दिया था, क्योंकि यूथ नेता के रूप में उन्होंने सोचा था कि छवि को, समाजवादी पार्टी की छवि को, जिसमें कि जो इस तरह के बाहुबली नेता भरे हुए थे उनको वीड आउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए अपनी पार्टी से, ताकि पार्टी की साफ सुथरी छवि बने। लेकिन ऐसा वो करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए नहीं लेकिन इस बार मजबूरी है। तो देखिए इस बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, खास तौर पर ये जो 3 सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ दिनों में आपको ये पता लग जाएगा कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना है। खास तौर पर मुझे लगता है कि सर कल का इंतजार है, कल वोटिंग होती है तो वो एक्चुअली वो डिपेंड करेगा कि वायनाड में किस तरह से वोटिंग होगी। अगर कल वायनाड में वोटिंग कल हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि परसों राहुल गांधी अमेठी आने को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर दें, तो इस प्रकार की खबरें आ सकती हैं। तो तमाम जो खबरें आएंगी उसका भी हम आपको अपडेट देंगे, और आज की सीट को लेकर, खास तौर पर कन्नौज की सीट को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वहां पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी वर्सेस अब सीधे सीधे एनडीए हो गया है, इन दोनों के बीच जो जंग है वो कितनी कौन सीटें जीत सकता है, बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है और इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, ये भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। लगातार पोल पंच के साथ बने रहेगा, हम रोजाना आपके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, आपको समीकरण बताते हैं। India.com के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।